व्हाट वील हैव लर्न इन द लास्ट लेक्चर। तो एक बार रिवीजन थोड़ा सा करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने पॉल्यूशन देखा, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन मेरी? यस सर। या सो पोल्यूशन बच्चों, एक होता है एयर और एक होता है वाटर। एयर पोल्यूशन, तो आप बताओ कि फ्रेश एयर के क्या क्या कंटेंट होते हैं? फ्रेश एयर, फ्रेश एयर में हमने क्या बताया था आपको कि नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का केमिकल फॉर्मूला होता है N2 और ये होता है 78%। ये होता है ऑक्सीजन, होता है ऑक्सीजन का परसेंट। केमिकल फॉर्मूला F2O2 और ये होता है 21%। 21%। देन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है CO2 और ये होता है 0.03%। एंड अदर गैसेस, अदर गैसेस कितनी होती हैं? रिमेनिंग पोर्शन जो भी है, रिमेनिंग पोर्शन। तो ये फ्रेश एयर है बच्चों। अब ये एयर हो जाती है पॉल्यूट, पोल्यूशन। तो पॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि एयर में क्या मिल जाना? कार्बन मिल जाना, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन पार्टिकल्स। इसी को बोलते हैं हम लोग पर्टिकुलर मेटल, पर्टिकुलेट मैटर, मैटर। इसको हम बोलते हैं PM पार्टिकल। आपने नाम सुना है इनका कभी? PM पार्टिकल वो मेजर होते हैं, इन्हीं से मेजर किया जाता है कि हमारे इन्वायरमेंट में कितना ज्यादा पॉल्यूशन है, और हम लोग बोलते हैं कि PM लेवल बहुत बढ़ गया है, ठीक है। इसको सूट बोलते हैं, SOO2 सूट, पहला। दूसरा, और क्या पॉल्यूटेंट होते हैं? तो आप बोलोगे सर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, CO इसका फॉर्मूला होता है। तो ये कब बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों, कोई बताना चाहेगा? जब अनबर्न हाइड्रोकार्बन होता है, कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन, वेरी गुड, अनबर्न, अनबर्न हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, इसी को आप कह सकते हैं इनकम्प्लीट कंबशन, COMPLET, कंप्लीट कंबशन, ठीक है। इसके बाद हमने देखा थर्ड कि सल्फर ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर ऑक्साइड, SUL, सल्फर ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ओके। मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं इसलिए हैंडराइटिंग इतना ज्यादा मैं बना नहीं पा रहा। ये ऑक्साइड्स हो गए बच्चों जो हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं। धूल होती है, डस्ट, डस्ट भी कहीं ना कहीं नुकसान करती है ह्यूमन हेल्थ। और आपने इसके बाद हमने एक केस स्टडी किया था, किस चीज की किया था केस स्टडी? किसी को याद है? हमने ताजमहल के लिए किया था, ताजमहल। तो ताजमहल एक मोन्यूमेंट है, इसकी केस स्टडी में हम लोगों ने क्या पाया, कोई बताना चाहेगा? व्हाट फाइंडिंग्स वी गॉट ताजमहल आफ्टर का दैट? जो सर ताजमहल महल हो रहा है और वो गंदा हो रहा है उसका पत्थर पॉल्यूशन के कारण। हाँ, तो एक्चुअली क्या हुआ कि ताजमहल का जो कलर है, मार्बल बना हुआ है, मार्बल, तो मार्बल का कलर वो क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है, ब्राइटनेस उसकी कम हो रही है, कलर डाउन हो रहा है। इस कलर डाउन की होने की वजह क्या थी? तो जो सराउंडिंग की इंडस्ट्री थी, जो सराउंडिंग की इंडस्ट्री थी, सराउंडिंग की इंडस्ट्रीज, उनसे क्या क्या निकल रहा था? ऑक्साइड्स ऑफ, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और क्या निकल रहा था? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। सल्फर। हाँ, ये जो है साथ में कार्बन, कार्बन के पार्टिकल निकल रहे थे, कार्बन, ये सब निकल के और ये मार्बल में जाके क्या कर रहे थे? उसको कलर डाउन कर रहे थे, उसका क्या कर रहे थे? इरोजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इरोजन, इरोजन, इरोजन का मतलब होता है उसको इरोड करना, खराब कर देना, ठीक है। अब इसी के साथ हमने इसको बोला गया मार्बल कैंसर। क्या बोला गया? मार्बल कैंसर। बात समझ में आ रही है कुछ? इसकी वजह बच्चों क्या थी? एसिड रेन, एसिड रेन। क्या है एसिड रेन?
आप बोलोगे कि सर एसिड रेन बहुत ज्यादा, आप इसको एक्सप्लेन मत करिए, हम बता रहे हैं। कोई बताना चाहेगा एसिड रेन? व्हाट इज सर जब एसिड Sir, when रेन? sulfur oxide हाँ and हाँ, nitrogen oxide gets dissolved with water vapor, then acid rain happens. वेरी गुड। तो जो पहली बारिश होती है तो हमारे एनवायरनमेंट में कौन है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं और सल्फर के ऑक्साइड हैं, इन दोनों के ऑक्साइड्स हैं। ऑक्साइड ऑक्साइड ये जब पानी से मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? कौन कौन से एसिड बनाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या एंड बनाते नाइट्रिक हैं? एसिड। वेरी गुड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है बच्चों, यही क्या है? एसिड रेन बन के बरसता है। एसिड रेन इसीलिए कहते हैं कि जो पहली बारिश है उसमें नहीं नहाना चाहिए, उससे बच के रहना चाहिए, अदरवाइज आपके सर में भी एसिड पड़ेगा और बाल सब खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे से एसिड में नहीं नहाना, एसिड नुकसान करता है ना बॉडी को। आगे बढ़े, इसके बाद हमने देखा था ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कोई समझाना चाहता है? सर राइज ऑफ एनीवन द ऑफ यू? टेम्परेचर। रेज ऑफ द सर जब टेम्परेचर कार्बन ऑफ अवर डाइऑक्साइड बढ़ रही एनवायरमेंट। है तो इसका टेम्परेचर भी राइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है ऐसा इसलिए। क्यों हो रहा है? हाँ वेरी गुड। तो देखो क्योंकि मैं एक कार्बन तरफ से डाइऑक्साइड सीरीज, heat मैं पकड़ के माइंड मैप रखता के है। थ्रू बताऊंगा आपको, माइंड मैप के थ्रू। देखो, ग्लोबल वार्मिंग इज द फिनोमिना ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट, टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। कैसे बढ़ता है? आपने बोला कि सर ये अर्थ हो गई, डायग्राम बनाना है, अच्छा है। अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर हो गया। एटमॉस्फेयर किस डिस्टेंस तक है? यहां से अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर तक है, मान लो। यहाँ है हमारा सन, सूरज मामा। सूरज मामा है? नहीं, जो भी है सूरज। सन से, सन का टेम्परेचर कितना है? बहुत ज्यादा। कितना है? हमने लिखा था 14 करोड़ डिग्री सेल्सियस। इतने ज्यादा टेम्परेचर से जब हीट निकलती है तो उसमें से जो एनर्जी आती है आती है आती है, उसकी क्या खास बात होती है? हमने बताया था कि उसकी वेव लेंथ क्या होती है? वेव लेंथ क्या होती कम है? वेव लेंथ कम होती है, लेस होती है। और इंटेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती वो हाई जाता है। होती है। ठीक है, तो वो इसीलिए इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है, मतलब अंदर एनर्जी आ गई। अब जो अर्थ है, अर्थ भी क्या एमिट कर रहा है? रेडिएशन। क्या एमिट कर रहा है? रेडिएशन। इस रेडिएशन के साथ खास बात क्या है कि इसकी वेव लेंथ क्या है? कम है, लेस है। और इंटेंसिटी क्या है? हाई है। इस वजह से क्या हो रहा है बच्चों? उल्टा कर दिया क्या हमने? वेवलेंथ हाई है बच्चों और सर इंटेंसिटी वेवलेंथ। लो है। हाँ, तो इस वजह से यहां से जो निकल रही है एनर्जी, वो बाहर नहीं जा पा रही, एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं एस्केप हो पा रही। अब एटमॉस्फेयर में कौन है? CO2। तो एनर्जी कौन खा लेता है? CO2। और CO2 जब एटमॉस्फेयर में मौजूद है तो ये इस एनर्जी को खाएगा, जिसका टेम्परेचर क्या होगा? लगातार बढ़ेगा। इसलिए एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। इतना क्लियर हुआ सभी को? एवरीवन, यस सर। इज इट क्लियर? तो ये सारे यस सर। फिनोमिना लिख दोगे। प्रॉब्लम है, अगर ग्लोबल वार्मिंग हो जाए तो हो जाए, हमें क्या समझते हैं? प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है बताओ? कोई बताना चाहेगा? देखो, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ना, बढ़ने के चिन्ह ऐसे बना सकता हूं ऊपर की ओर, समझ जाओगे ना? जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा उससे क्या रिजल्ट आएगा? ग्लेशियर जो होंगे, ग्लेशियर्स क्या होंगे? मेल्ट होंगे। ग्लेशियर जब मेल्ट होंगे तो वाटर कहां जाएगा? सी में जाएगा। फ्लड आ जाएगी। सी में जाएगा। जब सी में जाएगा, ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी बह के कहां जाएगा? अल्टीमेटली सी में। तो सी लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा, पानी बह इंक्रीज। के। हाँ, सी लेवल जब बढ़ेगा तो क्या होगा? जो लैंड एरिया है वो क्या होगा? कम होगा। लैंड एरिया में जाएगा पानी। जब सी का लेवल बढ़ेगा तो लैंड एरिया में जाएगा, तो लैंड एरिया क्या हो जाएगा? कम होगा।
डिक्रीज होगा, तीर का चिन्ह नीचे मतलब डिक्रीज, ठीक है। और जब लैंड एरिया कम हो जाएगा बच्चों, तो हमारे रहने की जगह क्या पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी। बात सही है ना, अरे बोलो। यस सर। यस जब सर। हमारे रहने की जगह कम पड़ जाएगी तो झगड़े होंगे कंट्रीज में कि हमें ये वाला चाहिए जगह, इंडिया बोलेगा कि हमें ये चाहिए, तो उस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ना हमारे झगड़ों की वजह बन जाएगी कल को। बात समझ पाए? हिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा कि एक देश दूसरे देश पे ऐसे आक्रमण करता था, एक राजा जमीन के लिए दूसरे पर आक्रमण करता था, तो वो सब प्रॉब्लम कहां से आएगी, ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक है। यस अब इस सर। यस इफेक्ट सर। को जाना, जब हमने इस इफेक्ट को समझ लिया, हमने इसका यूज करना चालू किया, उसको क्या बोला हम लोगों ने, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो बच्चों क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट, कोई बता सकता है? जैसे मान लो बहुत ठंड है यहाँ पे, और उस ठंड में ये जमीन है, ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, GROUND, इसमें तुमने क्या लगा दिया, एक कांच का घर बना दिया। ये किसका घर है, ग्लास हाउस, HOUSE, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है। अब जब सन रेज इसमें आएंगी, सन रेज, तो ये बताओ सन रेज की खास बात क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा, इंटेंसिटी क्या होती है, सॉरी वेवलेंथ कम, इंटेंसिटी ज्यादा। तो इस ग्लास के अंदर एंटर कर जाएगी, ये ग्लास के अंदर कौन एंटर कर जाएगी, एनर्जी। पर यहां से जो वेव निकलेंगी, तो क्या वो बाहर निकल पाएंगी, क्या ये नो अंदर सर। नो सर, बाहर निकल पाएंगी, नहीं नहीं, चलेगा। ये एनर्जी बाहर नहीं निकलती, इसलिए अंदर का टेम्परेचर लगातार क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जब अंदर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो बाहर का टेम्परेचर मान लो दिया है माइनस, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस बाहर का टेम्परेचर है, अंदर का टेम्परेचर कुछ देर में क्या 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाएगा क्या, क्योंकि एनर्जी जा रही है, बाहर नहीं निकल पा रही। कुछ आया समझ में? यस यस सर। सर। सबसे बढ़िया एग्जांपल है तुम्हारी कार। तुम बढ़िया गर्मी के सीजन में, अरे गर्मी नहीं ठंडी के सीजन में, कार को धूप में ऐसे खड़ा कर दो, अपनी खड़ा कर दिया, कौन सी वाली कार है तुम्हारी, ये है, ये रही तुम्हारी कौन सी, लैम्बोर्गिनी, ठीक है। अरे बढ़िया बन रही है कार की नहीं, ये कार रही तुम्हारी जे, ठीक है। इस कार में लगा है यहाँ शीशा, यहाँ भी क्या लगा है, शीशा, यहाँ भी क्या लगा है, शीशा, पीछे भी क्या लगा है, शीशा। तो जो सन रेज आएंगी तो अंडर कर जाएंगी अंदर, क्यों, क्योंकि वेवलेंथ इनकी क्या है, हाई, हाई, इंटेंसिटी क्या है, सॉरी वेवलेंथ लो है यार, इंटेंसिटी क्या है, हाँ। हाई, इंटेंसिटी ज्यादा है, तो ये ग्लास को तो पार कर जाएंगी, पर अंदर से रेडिएशन बाहर नहीं आ पाएगा। अंदर से जब रेडिएशन बाहर नहीं आ पाएगा, टकरा के अंदर ही रह जाएगा, तो अंदर का टेम्परेचर लगातार क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बाहर का टेम्परेचर कम होगा। इसीलिए ठंडी के सीजन में कार खोल के अंदर जाओगे तो अच्छा लगेगा, बट गर्मी के सीजन में तुम 5 मिनट के लिए कार को खोल कैसे रख देते हो, ठीक है, फिर और स्टार्ट करके एसी वेसी चला देते हो, फिर कुछ देर बाद घुसते हो, ठीक है, ऐसा होता है तुम्हारे साथ? यस सर। ठीक है भाई, तो ये रहा हमारा ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आगे बढ़े, यस सर। यस। चलो यस बढ़ सर। लेते हैं। चलो ये दिख रही है स्क्रीन, कैन यू सी दिस स्क्रीन? यस सर। अब ये बताओ गवर्नमेंट ने कौन कौन से एक्शन लिए कि हमारे चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है वो नुकसान ना हो। तो गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया कि हम एक काम करेंगे, जो भी बसेस चलाएंगे वो सीएनजी से चलाएंगे। सीएनजी, देखो लिखा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इको फ्रेंडली सीएनजी बस सर्विस, कहाँ पे है, दिल्ली में। तो सीएनजी क्या करता है, इतना ज्यादा नुकसान नहीं करता, जैसा नुकसान कौन करते हैं, कोयले जलाने से होगा या फिर डीजल पेट्रोल से होगा, उससे बहुत कम नुकसान सीएनजी से होता है। घर में देखते हो बहुत ज्यादा धुआं नहीं होता, होता है क्या तुम्हारे यहाँ जो एलपीजी की सिलेंडर है? नो नहीं, सर। अब वही तुम आग जलाओ किसी और से, मान लो तेल से जलाने लगो तो वो नुकसान करने लगेगा, इसीलिए गाड़ियां भी सीएनजी से हम लोग चलाने लगे, ये गवर्नमेंट का मेजर था।
फिर बोला गया कि एक काम करो, पेड़ लगाओ। ये देखो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे पेड़ लगाने में जुटे हुए हैं। तो पेड़ करते क्या है बेसिकली? पेड़ में प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, कोई बताना चाहेगा? Sir, plants consume carbon dioxide and emits oxygen वेरी गुड। in the process of photosynthesis for making their food. देयर फूड, स्टार्च बनाते हैं ना, ग्लूकोज बनाते हैं। तो प्लांट्स जो है क्या खा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना रहा था? ग्लोबल वार्मिंग कुछ देर पहले। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और भी चीजें ग्लोबल वार्मिंग में रिस्पॉन्सिबल है, केवल बेचारे कार्बन डाइऑक्साइड को मत बोल देना गरीब आदमी को। ठीक है, ये पीपीटी आपको दिख रही है ना बच्चों? Yes, sir. पीपीटी आप देख रहे हो ना? हाँ, तो देयर इज नॉट ओनली ग्लोबल वार्मिंग के लिए केवल वो बस रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए वाटर वेपर भी रिस्पॉन्सिबल है। पानी चारों तरफ फैला हुआ है ना एटमॉस्फेयर में, दिख नहीं रहा, वो वेपर फॉर्म में है। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है और ओजोन भी है। ये चारों गैसेस क्या कहलाती हैं? ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन सी गैस? लिख लो ये। पहला लिखो वाटर वेपर, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं इनको। ग्रीन हाउस गैस या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह कौन कौन सी गैसेस हैं? तो पहला लिखो वाटर वेपर। लिख लिया बच्चों? आर यू कनेक्टेड? Yes, Yes, sir. sir. दूसरा नंबर लिखो। दूसरा नंबर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा लिखो मीथेन। चौथा लिखो ओजोन। ये चार गैसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वाटर वेपर। पानी के टुकड़े भी हैं चारों तरफ एनवायरनमेंट में, वो भी एनर्जी खा लेते हैं, वही टेम्परेचर वो भी बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चे, जब तुम लगाते हो प्लांट तो प्लांट खा लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये लड़का और ये लड़का, ये लड़की सब लगा रहे हैं प्लांट, तो ये खा लेते हैं। क्या खाते हैं ये लोग? क्या खाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे एनवायरनमेंट की जितनी कम कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतना कम ग्लोबल वार्मिंग होगा। बहुत सही है। अब वाटर पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे हम जल्दी से जल्दी। पानी जो है देखो, गंगा रिवर है, कहां से निकलती है? गोमुख से निकलती है गंगा रिवर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है एक। किसको किसको पता था कि गंगा रिवर गोमुख से निकलती है? फिर उसके बाद गंगोत्री, गंगोत्री से फिर होके हरिद्वार, हरिद्वार से फिर दिल्ली के बगल से होते हुए ये उत्तर प्रदेश कानपुर, कानपुर के बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद हम लोग जाते हैं ना गंगा स्नान करने, फिर वाराणसी, उसके बाद जाती है पटना, पटना के बाद से वेस्ट बंगाल होते हुए और ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इसका एक केस स्टडी है बच्चों। केस स्टडी क्या है कि गंगा जो है बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है। कितने लोगों को ये जानकारी है? एक बार हैंड रेज करो सभी लोग जिनको पता है। हाँ, बहुत पॉल्यूटेड है, उसकी वजह हम लोग जानेंगे यहाँ पे। देखो, एक रिसेंट स्टडी हुई, रिसेंटली आई स्टडी बाय वर्ल्ड वाइड फंड एंड नेचर WWF found that Ganga is one of the 10 most endangered river in the world. इंडेंजर्ड का मतलब है सबसे प्रदूषित जो रिवर है दुनिया की 10 रिवर्स में से एक है गंगा। इसने ये किया वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF। The pollution levels have been rising for many years. We have reached this stage because of towns and cities. अब क्या होता है बच्चों, जहां पानी के सोर्स होते हैं लोग वहीं अपना घर बसाते हैं, क्योंकि पानी सबको चाहिए अपने जीवन में, और वही लोग गंदा करते हैं। तो रिवर जो गंगा रिवर है, उसके गंगा के चारों तरफ जहां भी रिवर है उसके चारों तरफ लोग रह रहे हैं, सिटीज बसी हुई हैं। और उस सिटी से जो भी निकलता है कचरा, उस सिटी में जो भी इंडस्ट्रीज हैं, उनका जितना भी कचरा निकल रहा है वो सारा का सारा किसमें डंप कर देते हैं लोग? गंगा में डंप कर देते हैं। रिवर फ्लोज थ्रू लार्ज क्वांटिटी ऑफ गार्बेज, untreated sewage, dead bodies, many other harmful things directly into the river. तो ये कौन गंदा कर रहा है रिवर को? हम लोग कर रहे हैं या फिर अपने आप हो रही है? हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं। तो हम ही लोग जो है अपने लिए कब्र खोद रहे हैं। इंसान ही अपने लिए पूरा का पूरा कब्र खोदने में लगा है। पेड़ जला के घर में बोले फर्नीचर चाहिए, बोले लकड़ी का फर्नीचर लाओ,
ठीक है। उसके बाद सीमेंट बना के हम लोगों को बोले कंक्रीट का घर चाहिए। तो जितना ज्यादा हम लोग चारों तरफ सुविधाएं हमारे बढ़ रही है ना बच्चों, ये सुविधा नहीं है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम लोग पोल्यूशन कर रहे हैं, एनवायरमेंट को खत्म कर रहे हैं। गार्बेज का बढ़िया सीवेज प्लांट होना चाहिए, सीवेज प्लांट नहीं है, यहाँ से जो भी गार्बेज निकला पता चला नदी में बहा दिया, सबसे अच्छा तरीका। तो फिर क्या हुआ कि 1985 में गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और उन्होंने क्या है एक प्लान बनाया, गंगा एक्शन प्लान। ये गंगा एक्शन प्लान कब लॉन्च हुआ था? 1985। अभी भी चल रहा है, साफ नहीं हो पाई गंगा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि बाद में जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो उन्होंने इसका नाम ही बदला और कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ, नाम बदला, नेशनल मिशन फॉर गंगा क्लीन, इसका नाम दे दिया MHCG। ये 2016 में हुआ। तो गंगा एक्शन प्लान का नाम बदल के इन्होंने क्या कर दिया 2016 में, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये गवर्नमेंट ने किया। बात समझ में आ रही है? अब क्या हुआ कि जो भी गंगा नदी में कोई इंडस्ट्री है, मान लो गंगा नदी के बगल में, उस इंडस्ट्री से बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। उन पॉल्यूटेंट्स को, इंडस्ट्रीज को बोला गया कि गंगा में नहीं डालना, अदरवाइज हम आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। ये सब ये गंगा एक्शन प्लान में बनाया गया। फिर वहां के लोगों को अवेयर किया गया, जो रिवर के आसपास रहने वाले लोग हैं। जैसे हम लोग के यहाँ कचरा गाड़ी आती है ना, तो हम लोग आजकल अवेयर हो गए हैं, कचरा रखे रहते हैं ना, है यस सर। सब लोगों के यस घर में। तो वो अब ये कल्चर बन गया है। पहले ऐसा नहीं था बच्चों, जब तक सतना में ये कचरा गाड़ी नहीं आया करती थी तो लोग ऐसे कोई प्लॉट देखते थे खाली और उसमें ऐसे बना के इधर से फेंक देते थे, तो वो ऐसे प्रोजेक्टाइल होते हुए शू से करके उसमें गिरता था झप से। अब ये हम लोगों की थोड़ी सी आदतें बदली हैं। समझ पा रहे हो मेरी? Let us take a specific example to understand the situation. The Ganga at Kanpur in Uttar Pradesh has one of the most polluted stretch of the river. रिवर जो पूरी पूरी गंगा है उसमें से सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कहाँ? कानपुर में है। आप समझ लो, कानपुर के लोग ही कर रहे होंगे। कानपुर में बच्चों बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी है, ये जान लेना, केवल लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कंपनीज भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कानपुर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन इन यूपी। तो जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, वहां पे से जो गंगा निकल रही है उसकी स्थिति देखो क्या है। ये देखो, ये गंगा रिवर है, इस टाइप से इतना ज्यादा पॉल्यूटेड है। यहाँ पे पता नहीं क्या डेड बॉडीज, पता नहीं क्या पड़े हुए हैं। आगे देखते हैं हम लोग। गंगा में वो अस्थियां प्रवाहित करने जाते हैं ना, किसी को सुना है आपने कि यस। अस्थि प्रवाहित करने? ये भी कायदे से गलत है, पर चूंकि हम लोगों के इमोशंस जुड़े हैं, हम लोगों के यहाँ रिचुअल बन गए हैं, तो वो रिचुअल के चक्कर में अभी भी कर रहे हैं, पर कायदे से करना नहीं चाहिए। इस पे गवर्नमेंट भी ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती, अदरवाइज लोग नाराज हो जाएंगे कि यार हमारी आस्था है, हम चाह रहे हैं और आप करने नहीं दे रहे। पर कायदे से ये गलत है। गंगा में कोई भी ऐसी डर्टी चीज नहीं डालनी चाहिए। वो पहले का जमाना था जब ये सब रिचुअल चला करते थे। हमें साइंटिफिक तरीके से सोचना चाहिए कि वो रिचुअल किस लिए चल रहे थे। वो उस समय के हिसाब से सही थे, क्योंकि उस समय गंगा साफ थी। वो थोड़ा बहुत अगर उसमें गंदगी करोगे तो इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था, वो बह के और चला जाता था। पर आज की डेट में वो नहीं है। गंगा के रास्ते में न जाने कितने डैम बने हुए हैं, उन डैम से हम लोग बिजली बनाते हैं, इस वजह से और ज्यादा ये पोल्यूशन हो रहा है, गंदा हो रहा है। अच्छा, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ, डिफिकेटिंग इन द रिवर, ये सब कुछ हो रहा है गंगा के पास, ये सारा कुछ हो रहा है। इसके बाद लिखा हुआ है कि कानपुर के पास 5000 इंडस्ट्रीज है। मैंने आपको बताया था ना कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है कानपुर अच्छा खासा, उसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री है। अच्छा बच्चों जानते हो फर्टिलाइजर जब बनता है ना, कीटनाशक जिसको बोलते हैं, जो हम किसान जो डालते हैं ना कीटनाशक, ये जो फर्टिलाइजर है ये केमिकल होता है। इसका जो निकलता है, जो वेस्ट जो निकलता है वो बहुत हार्मफुल होता है। और ये फर्टिलाइजर का जो वेस्ट है, ये पहले के समय पे, अभी अब हो सकता है गवर्नमेंट ने रेगुलेशन बना के रोक लगा दी हो, पहले सीधे सीधे गंगा में प्रवाहित कर देते थे। डिटर्जेंट हो गया, लेदर इंडस्ट्रीज हो गई, पेंट इंडस्ट्री हो जाएगी, ये सारा केमिकल से रिलेटेड इंडस्ट्री है। इसलिए जैसे ही इनसे वेस्ट जो निकला आप उसमें डालोगे गंगा में, तो गंगा का काम हो जाएगा। काम हो जाएगा मतलब कि खराब होगी, प्रदूषित होगी। तो ये टॉक्सिक केमिकल्स को डाल रहे थे। अब बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन कुछ आपको बतानी है बातें। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूशन ऑफ रिवर? आपको ये मुझे लिख के देना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिवर को पोल्यूट कर रहे हैं। तो मेन देखो दो ही फैक्टर हैं, एक होता है इंडस्ट्री, दूसरा होता है ह्यूमन। तो इंडस्ट्री से क्या क्या फैक्टर्स हैं, ह्यूमन क्या क्या करता है, ये दोनों आपको बताने हैं। सेकंड पॉइंट है व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिस्टोर द गंगा रिवर। ठीक है,
इट्स पास्ट ग्लोरी। तो कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं? तो देखो, एक स्टेप यही गंगा एक्शन प्लान है, तो 1985 में है, और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये दो है। आपको इसकी डिटेल लिखनी है। नेशनल गंगा एक्शन प्लान में क्या क्या डिटेलिंग थी, थोड़ा सा इसके बारे में लिखने हैं। एनसीईआरटी ने नहीं लिखा, पर आपको लिखना है। और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसमें भी कौन कौन से एक्शन लिए जा रहे हैं बच्चों, ये आपको लिखना है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा, हाउ वुड द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एटसेट्रा अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द रिवर। तो डिस्पोजल हम लोग जो भी कर रहे हैं, ये जितना भी वो ये सब पॉल्यूशन कर रहे हैं, इसका जीवित जो ऑर्गेनिज्म है रिवर के अंदर, जैसे मछली हो गई, मेढक हो गए, इन पे क्या इफेक्ट आ रहा है। और इसी में आप ऐड कर देना ह्यूमन बीइंग में क्या इफेक्ट आएगा, इंसान में क्या इफेक्ट आएगा। तो ये आपको 3 क्वेश्चंस के जवाब एक कॉपी में लिखना है, उसके बाद आपको टीचमेंट में ही अपलोड करना है। ये बात क्लियर हुई? ये आपका होमवर्क है। क्लियर? यस सर। ओके बच्चों, अब उसी के बाद आगे आगे चर्चा करा है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट देखो कैसे निकल के और इसमें रखा है गया है। ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है पूरा, और ये पूरा पूरा इसमें डंप कर दिया गया है। तो कैसे क्या हो गई स्थिति आप देख पा रहे हो। अब इसके बाद क्या हो रहा है, तो वाटर जब इम्प्योर होगी बच्चों, तो केमिकल कंटामिनेशन मिला है, तो टॉक्सिसिटी होगी प्लांट्स और एनिमल्स में। अब मान लो कोई एनिमल पानी पिएगा गंगा का जो कि टॉक्सिक है, तो उसकी डेथ होगी, मर जाएगा वो। जब वो मर जाएगा, तो उस जानवर को जो मर गया है, कई बार बहुत सारे वो खाते हैं, जो आपने बाज का नाम सुना होगा, पहले रहता था, अब आजकल बाज नहीं दिखते। तो वो जब एनिमल्स को बाज खाएगा, वो खाता था, ठीक है, एनिमल्स को, डेड एनिमल्स को, तो वो भी उसको नुकसान करेगा। तो धीरे धीरे जो उसके चारों तरफ रहने वाले जीव हैं, जितने भी उस नदी के जो पॉल्यूटेड है, उन पे बीमारियां आने लगती हैं, धीरे धीरे उनकी डेथ होने लगती है। ठीक है, वहां पे धीरे धीरे आप देखोगे हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगा, ज्यादा रहेगा। जिस जिस पर्टिकुलर रीजन में वो लोग रह रहे हैं, जिसके बगल की नदी बहुत ही खराब है, उस पर्टिकुलर रीजन के लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा होगा, ये भी एक देखा गया है। अच्छा, इंडस्ट्रीज का हो गया ये सारी। फिर इसके बाद देखो बच्चों, सॉइल जो है ना, वो भी इफेक्ट हो जाती है। उस पानी को अगर आप अपने खेतों में डाल दोगे, उस वजह से वो सॉइल भी अपना जो उसका जो भी सही चीजें हैं, नाइट्रोजन वगैरह, वो उसको लूज करने लगेंगे। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी इस पूरे के पूरे चैप्टर में। अब इसकी रीड करेंगे पूरा यहां तक। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जब जैसे ही पॉल्यूशन बढ़ता है हमारे रिवर्स वगैरह में, तो वहां का ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल। और जैसे ही ऑक्सीजन लेवल वहां का कम होगा बच्चों, तो क्या होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो नदी के अंदर रह रहे हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, इसीलिए वो मर जाते हैं, किल हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे जैसे हमारे नदियों में पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो उसका ऑक्सीजन का लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई? अब क्या होगा कि मान लो आपने कचड़े कचड़े के फॉर्म में नदी में कुछ डाल दिया, मान लो कोई एक डेड डेड प्लांट डाल दिया, या फिर कुछ डेड एनिमल को डाल दिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होने का मतलब ये होता है कि वो धीरे धीरे सड़ेगा, हिंदी में हम बोलते हैं। उससे बहुत सारे बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं। वो बैक्टीरिया जो होंगे वो उस पानी में पूरे मिल जाते हैं, और न जाने क्या क्या नुकसान करेंगे। देख पा रहे हो? अच्छा, तो हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कशन कर लिया। अब ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो आप लोग रीड करेंगे इसको और देखेंगे कैसा क्या है। अब एक है, व्हाट इज पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज वाटर प्यूरिफाइड। ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन कैसे होता है पानी का, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे सबके घरों में, मोस्ट ऑफ द हाउसेज में, हम लोग आरओ सिस्टम लगा के रखते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। ठीक है, तो हमें क्यों आरओ की जरूरत पड़ी? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, सभी जानते हैं कि सर ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन बनाने के लिए। अच्छा, क्यों क्लीन बनाना है? हमारे बोरवेल से पानी आ रहा है, क्या वो क्लीन नहीं है? तो इसके जवाब दो हैं, है भी नहीं भी है। वो कब क्लीन है पानी, इसका जवाब ये है कि अगर आप किसी विलेज एरिया में जाएं, तो वहां का पानी मोस्ट प्रोबेबली क्लीन होगा। और अगर आप सतना में देखें, तो इतने सारे सीवेज और सेप्टिक टैंक्स बने हुए हैं बच्चों, इतने सारे, हर घर में एक सीवेज टैंक, सेप्टिक टैंक बना हुआ है।
वो पानी जो होता है वो ग्राउंड में ही जब तो जाता है, और वो पानी इतना प्योर नहीं होता एज कंपेयर टू अगर आप किसी गांव में चले जाओ जहां नंबर ऑफ सीवेज जो है और नंबर ऑफ टैंक्स जो है सेप्टिक टैंक्स कम है, इसलिए फिल्टर वाटर कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है आप अगर सिटी एरिया में रहते हैं। ठीक है, बाकी फिल्टर जो आरओ सिस्टम होता है इतना इफेक्टिव नहीं है बच्चों, ये जान लेना। आरओ सिस्टम में मिनरल्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू मिनरल्स को खत्म कर देता है। जब मिनरल्स खत्म हो जाएंगे तो आपकी बॉडी पानी जब आप पिएंगे तो जो मिनरल्स जरूरी होते हैं वो कम हो जाते हैं अल्टीमेटली। इसीलिए कई बार डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आरओ का पानी जब आप पिए तो आधा ग्लास नॉर्मल पानी मिला लें ताकि उसमें क्या हो जाए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स रहें। ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब पोर्टेबल वाटर क्या है जिसको हम पी सकते हैं? दैट इज नथिंग बट द पोर्टेबल वाटर। इसमें एक इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी लिखी है, देखो 25% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। मतलब 100 में से 25 लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास शुद्ध और साफ पानी पीने का नहीं है। ये क्लियर हुआ? इतना हम लोग लकी हैं, हमारे पास ऐसा है पानी। सतना सतना में पानी अच्छा है, ठीक है ना। अब हम लोग क्लीनिंग के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो देखो आपने कई बार देखा होगा कि हम लोग क्लोरीन मिलाते हैं, क्लोरीन का छिड़काव करते हैं। किसी ने देखा है? आपके कुआं अगर हो तो कुआं में क्लोरीन डाल देते हैं। क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन, और ये एक केमिकल मेथड है पानी को प्यूरिफाई करने का। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, उससे उसको मिला देने से हमारा पानी साफ हो जाता है। ठीक है, इसका एक एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, ऐसा नहीं कि आप एक ग्लास में लिए और उसमें बहुत सारा क्लोरीन मिला के पी गए, ये बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। क्लोरीन का भी एक अमाउंट होता है और ऐसे ग्लास में नहीं मिलाया जाता, वो पूरे पूरे एक कुआं में मिलाया जाता है। हो सकता है 1 किलोग्राम मिलाया जाए, आधा किलोग्राम मिलाया जाए, इस टाइप से बहुत कम क्वांटिटी होती है। ठीक है, ऐसा बहुत ज्यादा क्लोरीन भी अगर ले लेंगे तो नुकसान करेगा, नुकसान नहीं बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। तो ट्राई मत करिएगा पानी साफ करने के लिए कि हम ग्लास में पानी लें और क्लोरीन मिला दें। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? एक होते हैं सीवेज प्लांट, ये गवर्नमेंट के रहते हैं सीवेज प्लांट। तो ये सीवेज प्लांट क्या करते हैं? पानी को प्यूरिफाई करते हैं, उनमें बहुत सारे फिल्टर्स लगे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, तो सीवेज प्लांट काम करते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं से फिनिश होता है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। आर यू कनेक्टेड? यस सर। ठीक है बच्चों, तो